स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठंड का मौसम है और ऐसे में हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि इसमें खाने पीने का तो मज़ा है ही, गुनगुनाती धूप का भी हम सेवन करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें सावधानी नहीं बरते इस मौसम में तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। कई सारी परेशानियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस परेशानी की जो आमतौर पर जाड़ी के दिनों में देखा जाता है। ये है ब्रेन अटैक, इसको हम कहें या ब्रेन हेमरेज कहें। इस तरह की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आमतौर पर देखी जाती है। क्या है ये और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं? क्या इसका उपाय है? क्या इसके कारगर इलाज है या नहीं है? ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है HOD हैं न्यूरो सर्जरी विभाग रिम्स रांची में डॉक्टर CB सहाय। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर, ये ठंड का मौसम है और जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ जो मरीजों की संख्या जो है वो लगातार अभी बढ़ रही होगी। ठंड के मौसम में जो ब्रेन हेमरेज, जो आज हमने अपना विषय रखा है, इसकी भी संख्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रेन हेमरेज शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या होता है? ब्रेन हेमरेज ही सिर्फ नहीं, बल्कि जैसा कि अभी आपने बोला है कि हार्ट अटैक, उसी तरह से ब्रेन अटैक होता है। जिस तरह हृदय घात होता है उसी तरह मस्तिष्क घात भी होता है। जी, जी, जी। और इसमें सिर्फ हेमरेज ही नहीं आते हैं, खून की नली जाम होने से जो इन्फार्क्शन होता है उसके कारण से भी जो है एक साइड में लकवा का अंश आने लगता है। तो उसमें दोनों चीजें, हेमरेज भी है और इन्फार्क्शन भी है, माने खून की नली फटना भी है और खून का नली जाम हो जाना। दोनों स्थिति में जो है लकवा का अंश आ जाता है, कोई एक साइड में जो है वीकनेस हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि जाड़े के दिनों में इसका इंसिडेंस, जो पेशेंट्स का संख्या है वो काफी बढ़ जाता है। जी। उसके पीछे कारण यह है कि पहले से अगर जिस किसी भी मरीज को डायबिटीज हो, शुगर की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जाड़े के समय में ही इसमें मस्तिष्क आघात होने का चांस बढ़ जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि इसमें दो चीजें होती हैं, या तो नसें फट जाती हैं या फिर उसमें आघात होता है। तो ये इसके जो पीछे जो आपने बताया कि डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर के कारण होता है, लेकिन ऐसे आमतौर पर अगर आम जीवन में की बातें करें, आम लोगों की बात करें जो डायबिटिक नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो क्या उनके लिए भी परेशानी हो सकती है अचानक? जिनको पहले से कोई शिकायत नहीं हो, लेकिन एकाएक पेशेंट लकवा का लक्षण लेकर के हम लोग के यहाँ आता है, और जब हम लोग पूछते हैं तो बताता है कि हम तो कभी ब्लड प्रेशर चेक कराए नहीं। तो ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराने के कारण से जो है ऐसी बात नहीं है कि लकवा का अंश नहीं आएगा। अच्छा। आ सकता है, क्योंकि जाड़े के दिन में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस पूरा रहता है। अच्छा। दूसरा, हम लोग का जो इंडियन सोसाइटी है उसमें स्क्वेटिंग पोजीशन में जैसे हम लोग जाते हैं, शौच के लिए जो जाते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अधिकांश मरीज जो है यह हिस्ट्री देते हैं कि शौच के लिए गए थे, बाथरूम गए थे और उसके बाद से ही जो है इनको लकवा का अंश आ गया। अच्छा। तो उसमें कब्जियत का जो शिकायत रहता है उसमें अगर थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर है तो उसमें ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस रहता है। बिल्कुल। तो ये जो ब्रेन हेमरेज है सर, इन दिनों जाड़े के दिनों में ज्यादातर देखा जाता है, तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ब्रेन हेमरेज जो है अगर बहुत मामूली सा है, जिसे जैसे हम लोग बोलते हैं सब एराकिनॉइड हेमरेज, तो मामूली सा अगर लीकेज हुआ है तो सिर में दर्द होगा, उल्टी होगी और गर्दन में भी दर्द होगा। मरीज बोलेगा कि सिर के पिछले भाग में बहुत असहनीय दर्द है, और साथ में उल्टी भी होती है। अच्छा। और गर्दन के पीछे में भी वह दर्द बताएगा। तो यह जो है माइनर अटैक जो रहता है उसमें। अच्छा। उससे भी अगर माइनर है, लीकेज नहीं भी हुआ है, लेकिन और भी प्रारंभिक अवस्था में है, अगर कोई भी मरीज, परिवारजनों का यह दायित्व होता है कि अगर बोलता है कि मेरा आवाज लड़खड़ा रहा है, अच्छा, मुस्कुराने पर मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई एक हाथ पांव में जो है सो लगेगा कि सुनापन है या झिनझिनी है, अच्छा, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो है मस्तिष्क आघात का लक्षण है। तो उसको टेस्ट करने के लिए जब भी इस तरह का मरीज आए तो तुरंत उसे बोलिए कि तुम कुछ बोलो, नाम ही बताओ, थोड़ा मुस्कुरा के दिखलाओ और हाथ उठा करके दिखलाओ। अच्छा। तो अगर कहीं पर भी यह तीनों लक्षण मिलते तो तुरंत उसे जो है चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल प्रारंभिक लक्षण है। हाँ। और अगर इनको हम नहीं, अगर हेमरेज हो गया, हाँ, तो उसमें जो है काफी सिर दर्द होगा और सेकंड से लेकर मिनट के भीतर जो है मरीज जो है बेहोश हो जाते हैं। तो
या सीवियर ब्रेन हेमरेज का लक्षण है, जिसमें कि तुरंत सिर में दर्द हो, मस्तिष्क की खून की नली अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फटी है तो फिर बेहोश हो जाता है। उसके हाथ पांव में जो है एक साइड में वीकनेस हो जाएगा। दूसरा, उसमें मिर्गी का झटका ऐसा भी आ सकता है, हाथ पांव में कंपन होगा, कोई एक साइड में जो है मिर्गी का दौरा ऐसा पड़ने लगता है। तो यह बहुत ही सीवियर लक्षण है और इसमें तो खैर तुरंत हॉस्पिटलाइज ही करना है। बिल्कुल। तो इसमें जब सर जैसे कारणों की जो हमने बात की है, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अलावा मतलब क्या और भी इसमें कारक हैं ब्रेन हेमरेज के लिए जो उत्तरदायी हैं? हाँ, तो डायबिटीज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर के बारे में तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए जी, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स जो रहते हैं उसमें खून की नली फटने का संभावना कम होती है, बल्कि खून की नली जाम होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा। और उस स्थिति में भी जो है मस्तिष्क का आघात होता है और एक साइड में जो है सो आपको लकवा मार दे, या फिर बोली लड़खड़ा जाए, या फिर जो है मुस्कुराने पर मुंह टेढ़ा हो जाए, या फिर मिर्गी का झटका ऐसा है, या हाथ पांव में एक साइड में झिनझिनी होने लगे। तो डायबिटीज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ब्लड प्रेशर है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को भी जो है दायरा के दिन में सावधान रहना है और ब्लड शुगर जो है चेक करके देखते रहना है। ये उतना खतरनाक तो नहीं होता है जितना कि हेमरेज के कारण से, लेकिन इन्फार्क्शन जो खून का नली जाम हो जाता है वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है, उसमें भी तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जी जी जी। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि हेमरेज और इन्फार्क्शन ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के अलावा और कुछ क्या कारक हो सकते हैं? जी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सब एरेक्नोइड हेमरेज जो प्रारंभिक लक्षण उसमें आते हैं, सिर में दर्द होगा, उल्टी होगी, गर्दन में भी दर्द हो जाएगा, गर्दन टाइट हो जाएगा और असहनीय दर्द होता है। अच्छा। तो उसमें एक एन्यूरिज्म हम लोग बोलते हैं, जिसे साधारण भाषा में हम लोग बोले कि खून की नली का एक बैलूनिंग टाइप हो जाता है। वहां पर जो है खून की नली ब्रेन के भीतर की, मस्तिष्क के भीतर की खून की नली जो है उसका वाल जो है कमजोर हो जाता है और एक बैलूनिंग हो जाता है। अच्छा। अब सोचिए, जो खून की नली जन्म लेने के पहले से खून का दौरा उसमें हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि निश्चित उम्र के बाद उसमें जो है उसकी दीवार जो है कमजोर होगा ही, और वह जो है सो बैलून के तरह एक जगह से कहीं फैल गया या कुछ दूरी तक जो है फैला हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग उसका वैरायटी डिसाइड करते हैं कि सेक्युलर है कि फ्यूजिफॉर्म है कि क्या है। तो इस कंडीशन में भी जो है ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस रहता है। जी, जी, जी। और उसके अलावा जो सिर में चोट लगने के कारण से हो, चाहे मुंह में डिजीज हो, चाहे सब है, और भी बहुत सारे कंजेनाइटल जो जन्मजात खराबी होते हैं, उसमें भी ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस रहता है। बिल्कुल। और हमारी जो आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है, जो हमारी दिनचर्या आजकल की जैसी हो गई है, तनाव से लोग ग्रसित हो रहे हैं, बहुत भागदौड़ है, समय नहीं है लोगों के पास में, क्या ये सब भी कारण बनते हैं? हाँ, जैसे तनाव जो है वह जो है वर्क प्लेस का तनाव हो या कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ कमाने का तनाव हो, कई सारे पक्ष है, कई सारे पक्ष हैं, और उसमें भागदौड़ की जिंदगी हो, कार्यालय में तनाव हो, चाहे घर में तनाव हो, उन सब चीजों में भी ब्लड प्रेशर जो है सो धीरे धीरे साइलेंट किलर के रूप में यह बढ़ता है। डायबिटीज भी साइलेंट किलर के रूप में बढ़ता है। तो जब कभी भी आपको लगे कि सिर में भारीपन है, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही हो, तो कम से कम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जरूर चेक कराए एक निश्चित उम्र के बाद। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये जो आपने सर लक्षण बताए, जो माइनर जो अटैक आते हैं या ब्रेन हेमरेज होते हैं, तो अगर इनको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, बहुत ध्यान नहीं देते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, तो आगे चलकर क्या ये बहुत ही मतलब हानिकारक सिद्ध हो सकता है? हाँ, जैसे सबएरेक्नोइड हेमरेज जो माइनर लीकेज होता है, क्योंकि मरीज को इतनी असहनीय सिर दर्द होता है और उल्टी होती है कि अगर तुरंत ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया गया या जो लीकेज हुआ है लीकेज और आगे नहीं बढ़े, तो उसके लिए जो है दवा तुरंत स्टार्ट करना है, उसका कुछ स्पेशल दवाई जो है उसको शुरू करना है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी रहती है इसमें। और साथ में अगर डायबिटीज है तो एक तो करेला आपने चिता दूधे नीम चढ़ा वाली बात होती है, तो साथ में ब्लड शुगर को भी मॉनिटर करके और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है। जी जी। ये जो माइनर तो ये ठीक होने के चांसेस इसमें रहते हैं? हाँ, अगर समय पे कितनी जल्दी लोगों को पहुंचना चाहिए? हाँ, जैसे सबएरेक्नोइड हेमरेज होते हैं तो उसमें हम लोग तुरंत सीटी स्कैन करा के देखते हैं, तो सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन से पता लग जाता है कि यह लीकेज जो है किस साइड में है, बाएं दाएं आगे पीछे, ब्रेन के बेस में है या ब्रेन के ऊपर में है। तो इसे हम लोग को अंदाजा लग जाता है कि कौन सी खून की नली फटी हुई है। हालांकि उसके लिए स्पेशल जांच होता है, सीटी एंजियोग्राफी। अच्छा। तो सीटी एंजियोग्राफी जो हम लोग करते हैं उसे एग्जैक्ट
कौन सी खून की नली फटी है वो पता लग जाता है। जी, जी। दूसरा, पहले से जो, जैसा कि अभी मैंने बताया एन्यूरिज्म के बारे में, खून की नली का जो बैलूनिंग हो जाता है वो भी उसमें पता लग जाता है, और किस टाइप का बैलूनिंग हुआ है, सेकुलर है कि फ्यूजिफॉर्म है कि पेडुंकुलेटेड है, क्या है, यह जो है सारा का सारा सीटी एंजियोग्राफी से हम लोग को पता लग जाता है। वो एक जो है सो बहुत महत्वपूर्ण जांच है, सीटी स्कैन के अलावा सीटी एंजियोग्राफी ऑफ ब्रेन। तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ है। हाँ। तो ये सब जो समस्या है, जैसे हो गई, एक बार मरीज पहुंच गए, उसके बाद जांच भी हो गई, तो इलाज के लिए फिर क्या मतलब लंबा इसका प्रोसेस होता है? दवाइयां से ठीक हो जाती हैं या फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है? उसमें सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन से हम लोग को एक अंदाज लग जाता है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, कितना बड़ा अमाउंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर काफी बड़ा खून का थक्का जमा हुआ है जी, और ब्रेन के सरफेस के पास है, अच्छा, तो उसे सर्जरी के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, ताकि ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर है, ब्रेन की कोशिकाएं और ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो, क्योंकि खून की नली फट गई। तो स्वाभाविक है, जो खून की नली ब्रेन के जिस भाग को सप्लाई कर रहा था उसका तो सप्लाई खत्म हो गया। तो सप्लाई खत्म हो गया और ऊपर से वहां खून का थक्का जम के और ब्रेन को दबाए हुए, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? खून की नली से मिलता है, और उसी के द्वारा ऑक्सीजन हुआ, ग्लूकोज हुआ, सब मिला, और खून की नली ही फट गई। तो उस क्लॉट को जो है, खून के थक्का को, अगर ब्रेन के सरफेस के पास है, काफी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, जैसे हम लोग का बोलने का सेंटर लेफ्ट साइड में होता है, अब लेफ्ट साइड में कोई खून की नली फट गई और बोलने का जो स्पीच सेंटर है उसी को दाबे हुए, पेशेंट न बोल पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है, चल पाना भी मुश्किल है। तो उस कंडीशन में जो है उसको निकालना पड़ता है। दूसरा, खून की नली फटी है अगर पिछले भाग में, पोस्टीरियर फोसा, जहां पर सेरिबेलम होता है, सिर के पिछले पोर्शन में, वहां पर बहुत टाइट कंपार्टमेंट होता है, बहुत कम जगह होती है जिसमें सेरिबेलम के अलावा और कोई अट सके। अब खून का नली फट गया, सेरिबेलम बेचारा तो है ही, साथ में खून का थक्का भी वहां जमा हुआ है और उसको दबा रहा है। थोड़ा सा आगे जाने पर ब्रेन स्टिम होता है, जहां हम लोग का सांस लेने का सेंटर होता है। अब वहां पर अगर प्रेशर पड़ने लगा तो पेशेंट बहुत जल्दी डिटेरिएट कर जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पोस्टीरियर फोसा में, यानी ब्रेन के पिछले पोर्शन में, सेरिबेलम वाले इलाके में, अगर खून का थक्का जमा हुआ है और थोड़ा सा भी साइज अगर बड़ा है, सांस लेने में उसको अगर दिक्कत हो रही है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, यानी कि पल्स रेट कम हो रहा है, तो उसको निकाल देना है। सर्जरी मतलब तुरंत करनी पड़ती है। आगे के पोर्शन में ब्रेन के अगर बड़ा सा भी खून का थक्का है तो हम लोग कुछ देर वेट कर सकते हैं, लेकिन पोस्टीरियर फोसा में अगर खून का थक्का जमा हुआ है, ब्रेन हेमरेज है और पेशेंट बेहोश है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको वेंटिलेटर पर हम लोग डाल दिए हैं, लेकिन उसके सबके बावजूद उसे निकालना जरूरी रहता है। वो ज्यादा खतरनाक पोजीशन पर है। तो किस पोजीशन पर हेमरेज हुआ, खून का थक्का कितना बड़ा है, और यंग एज है कि ओल्ड एज है, उम्र की भी ऊपर भी उसका प्रोग्नोसिस, माने इलाज से कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा, बचने का कितना चांस है, ये सब चीज इस पर निर्भर करता है। और कितनी जल्दी मरीज पहुंचा है, पहुंचने में ज्यादा देर अगर हो जाती है तो फिर तो मुश्किल हो जाता होगा थोड़ा। इसीलिए जैसे ही लक्षण दिखलाई पड़े, तुरंत आप नजदीकी अस्पताल में ले जाएं और किसी ब्रेन के डॉक्टर से दिखलाएं। यूजुअली इसमें दर्द होता है और मरीज बेहोश हो गया, तो लोग सोचता है कि ऐसे ही सो रहेंगे, पता भी नहीं लगता, बाथरूम में गिर गए और घंटों पड़े रहे। हृदय आघात जो होता है उसमें दर्द होता है, हृदय आघात में, तो मरीज जो है सो खुद चिंतित रहता है और घर वाले भी चिंतित समझ में आ जाती है। लेकिन मस्तिष्क आघात में जो है ये होता नहीं है, इसलिए डिले हो जाता है। और ब्रेन का बहुत सारा पोर्शन जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। इसलिए इसको भी हम लोग उतनी ही तत्परता से लेना चाहिए जितना कि हृदय घात को लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी स्थिति कब आ जाती है कि इलाज के बाद भी जो लकवा एक बार जो होता है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो रहती है? हाँ, उसमें ब्रेन के भीतर एक एरिया होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया से ही मस्तिष्क से जो भी न्यूरॉन्स का जो तार निकलते हैं और नीचे आकर के हाथ पांव और ये सब शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो एरिया होता है बेसल गैंग्लिया। और क्या करिश्मा है कि वहीं का खून का नली सबसे ज्यादा फटता है जी। तो बेसल गैंग्लिया जो ब्लीड होता है वो ब्रेन के भीतरी पोर्शन में होता है और उसके कारण से एक साइड में जो है सो उसको लकवा मार देता है। लेकिन हम लोग डिसाइड करते हैं कि साइज कितना बड़ा है। अगर साइज जो है बड़ा नहीं है, मोर देन 2 सेंटीमीटर नहीं है, तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव माने दवा से ही इलाज कोशिश करते हैं। ब्रेन में एक पर्सन चीज और क्या है कि वंस डैमेज फॉर एवर। अगर किसी का लीवर कट जाए
त्वचा कट जाए दूसरी जगह तो वहाँ रीग्रो कर देता है। जी जी। लेकिन ब्रेन में एक बार अगर जो न्यूरॉन्स रहते हैं अगर डैमेज हो गए तो डैमेज फॉर एवर हो जाते हैं। हाँ, इसमें हम लोग का रोल क्या रहता है कि अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हें दवा से, तो कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेन सेल्स को जो अगल बगल में है उसको बचा लें जी। तो उसको बचाने से क्या होता है कि बाद में जो लकवा का अंश रहता है धीरे धीरे कम हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट सूखता है तो उसमें जो है सो कमजोरी जो रह जाती है वो कम होता है। हाँ। लेकिन जो ब्रेन का पोर्शन मर गया सो मर गया, डैमेज हो गया सो हो गया, वो फिर वापस नहीं आ पाता जी जी। फर्दर डैमेज को हम लोग रोकते हैं जी जी, चाहे ऑपरेशन से हो या दवा से जी। लेकिन एक बार जो डैमेज हो जाता है हाँ, तो वो हो जाता है, थोड़ा बहुत तो उसको रह जाएगा जी जी जी। तो ब्रेन हेमरेज के बाद जब इलाज हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद किसी तरह की सावधानियां, किस तरह की सावधानियां लेनी पड़ती है उस पेशेंट को, खास करके जब हम इस जाड़े की बात कर रहे हैं? सावधानी से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लाइफ का मैंने उसके लिए उपयुक्त शब्द मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले आदमी स्वस्थ था, चल रहा था, अभी जो है सो एक साइड में लकवा मार दिया, बेचारा पांव हाथ घसीट के चला है, तो लाइफ का क्वालिटी जो है हाँ। उसे सुधारना जरूरी रहता है। तो उसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी उससे करवाते हैं। फिजियोथेरेपी कराने से जो एक साइड में लकवा का अंश आ गया है, ब्रेन हेमरेज हो या इन्फार्क्शन हो, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना बहुत जरूरी है जी जी जी। तो उसे हम लोग करवाते हैं। और बाकी जो सावधानी है उसके बाद आता है। पहले तो उसे बचाना है, मरीज को बचाना है, फिर उसे जो है सो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना है ताकि बेचारा हमेशा के काम कम से कम अपने काम कर सके, ऑफिस जा सके, फिर से अपनी दुकान पर या बिजनेस में बैठ सके। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना जरूरी रहता है। स्पीच अगर चला जाता है तो स्पीच थेरेपी वगैरह भी हम लोग कराते हैं। और उसके बाद तो फिर सावधानी आती है, फिर दोबारा तो नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोबारा नहीं हो उसके लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि भाई बीपी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखो, है कि नहीं। हाँ। बहुत ज्यादा अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, फिकर, अनिद्रा, अवसाद, इस सब से बचना है। और जो है संयमित जीवन जीत, और खुद अपने जो है सो फिजियोथेरेपी करो, घर में ही करो, सीख लो और उसके बाद से वो करते रहो जी जी। ये जरूरी है। तो क्या ये जो समस्या है सर, ये आनुवांशिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी है? एन्यूरिज्म के बारे में जो हमने बताया था वो जो है सो फैमिली में देखा गया है कि नहीं, हेरिडिटी होता है, फैमिलियल जो है वो होता है। लेकिन डायबिटीज के बारे में भी जो है, अगर फादर मदर दोनों डायबिटिक हैं तो जो संतान है उसको डायबिटीज होने का चांसेस काफी रहता है जी। तो उसमें भी सावधानी रखना है कि अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो उसे शुरू से ही खान पान पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, और जो है बहुत ज्यादा इंसुलिन पर लोड नहीं देना है, तो ये ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर में भी जो है एग्जैक्ट तो हेरिडिटी उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन डायबिटीज में तो होता है। हाँ, होता है। बाकी जो एन्यूरिज्म जिसके बारे में बोले हैं उसमें भी जो है कुछ फैमिलीज में जो है सो ये देखा गया है कि पेरेंट्स को अगर हैं चाहे दूसरे जो है क्लोज रिलेटिव है तो उन लोग को भी जो है सो एन्यूरिज्म का चांसेस रहता है। यूजुअली जैसे साउथ अफ्रीका इस समय कुछ डिजीज होते हैं जिसमें कि इस टाइप का पाया जाता है इंसिडेंस। एन्यूरिज्म होने का उसमें चांस रहता है। बिल्कुल। तो आजकल तो लोग व्यायाम भी करते हैं, बहुत ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार ज्यादा व्यायाम करने के समय भी कुछ केसेस आपके पास भी आते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज जो है उससे बचना है। और जिसको भी ब्लड प्रेशर है चाहे ब्लड शुगर है उसको विगरस एक्सरसाइज से बचना है। हार्ट वाले पेशेंट्स को जैसे लोग बोलता है कि भाई मॉर्निंग वॉक करो, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो। हार्ट वाले पेशेंट को बोलते हैं कि पसीना जब चलने लगे तो उसे पहले ही थोड़ा रुक जाना है। डायबिटीज वाले बोलते हैं पसीना चलने तक हाँ मॉर्निंग वॉक करना है। और बीपी वाले को जैसे ट्रेडमिल वगैरह ये सब जो है करने को हम लोग अवॉइड करते हैं कि भाई ट्रेडमिल पर दौड़ना नहीं है ज्यादा, उसमें जो है बीपी बढ़ने का शूटअप होने का चांसेस रहता है। और जो खान पान में परहेज रखना है, नमक कम खाना है, ऊपर से जो है सो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन है उसको कम करना है, ये तो जो आम सावधानियां हैं तो रखना ही। जी 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 बिल्कुल। और इन दिनों जो मॉर्निंग वॉक की बात आपने की है, तभी ठंड का मौसम है, तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो वॉक की बात हो या एक्सरसाइज की बात हो, ठंड के समय किस तरह से परहेज करें, ठंड के समय भी किस समय निकलें, कितना करें? थोड़ा सा सूर्योदय हो जाए उसके बाद कीजिए, ठीक नहीं है। एकदम कुहासे में जो है निकल गए और बिना मफलर या टोपी के, तो उसे बचना का जो है सो काम है।
बिल्कुल, मतलब अपने को बचाते हुए मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज जो भी करना है वो करें। तो चलते चलते सर, चूंकि आप रिम्स में एचओडी हैं, तो रिम्स में जो व्यवस्थाएं हैं लोग आराम से जाकर वहां दिखा सकते हैं, तो कुछ व्यवस्था के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। अभी हम लोग के यहाँ जो है न्यू ट्रॉमा सेंटर खुला है। न्यू ट्रॉमा सेंटर में सारे विषय के जो है विशेषज्ञ वहाँ पर रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स रहते हैं। तो जब भी इस तरह की बात हो तो डायरेक्ट वहाँ पर आए। और बगल में ही कार्डियोलॉजी विंग है। अच्छा। कार्डियोलॉजी विंग में अगर थोड़ा सा भी संदेह हो कि नहीं हार्ट के कारण से भी हो सकता है, तो बगल में ही कार्डियोलॉजी विंग है, वहां से भी जो है सो तुरंत पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन वहां से भी मिल जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात होगी कि सेंट्रलाइज इमरजेंसी हम लोग के बन गया है। और वहां पर जितने भी सीवीए का मैंने सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो रहते हैं उसका जो है सो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। मेडिसिन वाले लोग पहले देख लेते हैं, अगर सीटी स्कैन में बड़ा क्लॉट है तो तुरंत हम लोग को रेफर करते हैं। फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो है सो इसको ट्रांसफर करना है, ऑपरेशन करना है, कि फर्दर आगे क्या करना है। सीटी एंजियोग्राफी करके हम लोग देख लेते हैं। और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या भरपूर मात्रा में वेंटिलेटर भी मौजूद है, तो हम लोग वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको भी डाल देते हैं। जी जी जी। ये सब सारी सुविधाएं अभी हम लोग के यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, जो ऐसी सारी सुविधाएं जो बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह की समस्या हो तो आराम से रिम्स लोग जा सकते हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पर उनके लिए मौजूद हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लोग अब रिम्स में जाएंगे और जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, और हम तो चाहेंगे कि जो ये नया साल है, नए साल की शुभकामनाएं हम सबको देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये साल जो है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको भी सर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ पर आए, अपनी बहुत सारी जानकारी आपने दी है, अपना कीमती वक्त हमें दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सर। आप सबको नव वर्ष मंगल में हो। जी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नए वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।